नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जिनसे संवाद में हम खास बातचीत करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम का, जो आपने मुझे अपने चैनल बुलाया। जी अच्छा अजय जी, जिस तरह से आप देखिए कि एक तरह से भारत तैयार नहीं था कोरोना वायरस को लेकर, 3 महीने का लॉकडाउन भी हुआ, बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आपके पीछे बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े हैं, तो कैसे आपने इससे निपटने की तैयारी की और क्या क्या भूमिका निभाई, मैं समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, विश्व में भारत दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश है जी। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने में अपनी महती भूमिका निभाई है, इसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, सबसे पूरी दुनिया में सबसे पहली बार निर्णय लिया कि भाई हम भारत में लॉकडाउन लगाएंगे। जब लोगों ने कहा प्रधानमंत्री जी से कि भाई अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी हमारी, तो उन्होंने कहा हमें पहले व्यक्ति का जीवन बचाना है। जब व्यक्ति का जीवन बचाए, जब व्यक्ति जीवित रहेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो हम पुनः अपनी जो भी हमारी अर्थव्यवस्था उसको हम पुनः अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेंगे जी। और निरंतर समाज के अंतिम तबके को कोई परेशानी ना होने पाए, वहाँ तक सारी जन सुविधाएं पहुँच पावें, इसके लिए निरंतर सरकारें काम कर रही हैं। और भी जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या अन्य भी लोग हैं, जो भी समाज के लोगों की सोच है कि नहीं भाई ये हमारा समाज है, हमारा देश है, हमें इसके लिए काम करना चाहिए। आपने भी देखा, हमने भी देखा, जब लॉकडाउन चल रहा था पूरी तरीके से, जब लॉकडाउन चल रहा था, लोग घर घर में जाकर जिनके घर में जो था, महिलाएं बच्चियां अपने घर में पूड़ी बना के, अगर पुलिस वाले कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो हमने देखा छोटी छोटी बच्चियां उन्हें अपने घर से चाय बनाकर उनको देने का दिया और कहा कि अरे अंकल आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक भावना है। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई राष्ट्र के प्रति आपकी क्या भावना है, तो यही तो है राष्ट्र के प्रति भावना, यही तो समर्पण है हमारा कि जब देश संकट में आएगा तो सारा समाज देश के साथ खड़ा होगा। और आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी की एक अपील पर देश के 125 करोड़ लोगों ने उस चीज को स्वीकारा, उसको माना। इससे लगता है कि मोदी जी दुनिया के सबसे मजबूत नेता हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत के जो भी निवासी उनके अंदर एक समर्पण की जो भावना है कहीं ना कहीं वो कारगर साबित होती नजर आई। लॉकडाउन में जिस तरह से समस्याएं थी उसमें कहीं ना कहीं जनता ने बहुत बड़ा रोल निभाया। आपने अभी कहा कि जैसे देखिए प्रवासी मजदूर बहुत सारे पैदल चले आ रहे, तो मैंने अलग अलग मेरी टीम जो लगी थी विजुअल्स आ रहे थे कि लोग कोई पानी पिला रहा, कोई चाय पिला रहा। तो ये भावना अगर मन में है तो जाहिर सी बात है कि समस्या का लोगों को जो सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ राहत भी जरूर मिली होगी। अच्छा अजय जी, मुझे ये बताइए कि जाहिर सी बात है कि अभी भी सैटरडे संडे को लॉकडाउन हो रहा है और अभी कोरोना वायरस की दवा नहीं बनी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने मंच पर से सीधे कहा कि हमारी 3 बड़ी कंपनियां जो है इस पर काम कर रही हैं, अगर वैज्ञानिक हमें हरी झंडी देते हैं तो हम तैयार हैं। मतलब भारत एकदम तैयार है। कि कैसे देखते हैं आप इस उद्बोधन को? देखिए, पूरी दुनिया जो मैं महसूस करता हूँ जी, अब वो कोरोना वायरस की जो दवा निकालने की होड़ में दौड़ रही है, वो इसको अर्थ से जोड़ रही है। उसको लगता है जैसे रूस ने तत्काल घोषणा कर दी और अपनी बेटी के ऊपर उसका प्रयोग करा दिया रूस के राष्ट्रपति जी ने। तो हमें लगता है कि ये बीमारी से तो लड़ने की एक चिंता है ही, इसके साथ अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था की भी चिंता है। मगर भारत के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि भाई देखो, अर्थव्यवस्था अपनी जगह है, हम अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, हमारे पास दूसरे भी माध्यम है, मगर हम किसी चीज में इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे जब तक कि उसकी सही रिपोर्ट नहीं आ जाती है दवा की, या सही तरीके से जो भी माने इसका पालन होता है 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड में, जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको मार्केट में नहीं उतारेंगे। तो ये सोच है भारत की और ये सोच है बाकी अन्य देशों की। तो हमें तो जो लगता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, वो निर्णय हमारे देश के हर तबके को स्वीकार। और इसीलिए देखिए, इतनी बड़ी महामारी के बाद भी बहुत सारे लोगों ने अजीब तरीके की अफवाह फैलाने का काम किया, मगर देश का आम जनमानस जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। उसको लगता है मोदी जी जो निर्णय करेंगे वो हमारे हित में कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। जाहिर सी बात है, देखिए अगर भारत का कोई मुखिया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत लोग फॉलो करते हैं और उन्होंने खुद ही, आप देखिए कि अयोध्या का अभी भूमि पूजन था तो स्वयं मास्क लगाए हुए थे, दूरी बनी थी, उन्होंने हाथ धुलते हुए उनके विजुअल्स हम लोग के सामने, हमने सुबह से लाइव दिखाया था अयोध्या से। तो अगर मुखिया कोई पहल करता है, आप किसी ना किसी चीज के मुखिया हैं, तो अगर आप पहल करेंगे तो जो आपके नीचे के लोग हैं वो भी उस पहल को सार्थक रूप से। एक पुरानी कहावत है कि जो अजिया बाबा जो संस्कार डाल देते हैं वही नाती पोतों में चलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, तो हम लोग भी देख रहे हैं, हमारी नस्लें भी देख रही हैं और भी आगे देखेंगे, उसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है और सकारात्मक असर पड़ता है इसका।
चलिए, जाहिर सी बात है कि कोरोना की अभी कोई दवा नहीं बनी, तो आदमी को जो है सूझबूझ से रहना है। जी जी, निश्चित रूप से अपना बचाव अपने आप करना है। हाँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन मरीज बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से जो भी सरकार की गाइडलाइन है, कोरोना की गाइडलाइन, उसका पालन करते हुए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकला जाए। अगर जरूरत ना हो तो हमें लगता है घर से निकलना अभी कोई जरूरी नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे तो बाकी सब कुछ स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जाहिर सी बात है, भारत के बहुत बड़े उद्योगपति रतन टाटा ने, उन्होंने साफ कहा कि 2020 जो है वो जिंदा रहने के लिए बना है। निश्चित रूप से 2020 जीवन बचाने का ही साल है, मैं भी ये मानता हूँ। जी, अच्छा, चलिए हमने कोरोना पे बात की। अजय जी, विपक्षी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर शिकंजा कसते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बहुत सारी समस्याएं हैं, ये है वो है। आप एक जिम्मेदार वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, कैसे देखते हैं उनके इस वार को, क्या कहेंगे आप? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने राज्य में अपराध को एक व्यवसाय की मान्यता दे रखी थी। ये वही लोग हैं जिनके राज्य में पेशेवर अपराधी का उदय हुआ था और उनके नेता खुलेआम घूम के अपराध करते थे। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है जी, गिरोहबंद अपराध खत्म हो चुका है। बड़े बड़े माफिया ये तो जेल के अंदर हैं और यह शांत हैं। अब ऐसा सुनने में नहीं आता है कि ने माफिया ने फला ठेके को कब्जा कर लिया, माफिया ने फला पट्टे को कब्जा कर लिया, माफिया ने फला की जमीन का कब्जा कर लिया। अब ये सुनने में आता है कि पुलिस ने माफिया की कब्जा की हुई जमीन को, जो बिल्डिंग बनी थी, उसको ध्वस्त कर दिया। और आज भी मैंने अभी टीवी पे देखा कि मुख्तार अंसारी ने अवैध शत्रु जो अवैध संपत्ति होती है, जो शत्रु संपत्ति होती है, उसको फर्जी तरीके से अपने बेटों के नाम करा के बनाया नया। और हमें लगता है ये भाजपा के सिवा दूसरी कोई सरकार होती तो ये न कर पाती। आज पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को ये महसूस हो रहा है कि नहीं भाई, कानून का राज है। और पुलिस को भी महसूस हो रहा है कि नहीं भाई, हम फ्री स्टाइल काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, मैं दो बात कहना चाहूँ। जी बताइए। हमें जो चीज विपक्ष में अच्छी लगती है वो सत्ता में नहीं अच्छी लगेगी, और जो सत्ता में अच्छी लगेगी विपक्ष में नहीं अच्छी लगेगी। ये सबके लिए लागू है। हम जब विपक्ष में रहते हो सकता है पुलिस नहीं अच्छी लगती हो, ठीक, मगर हम सत्ता में है तो हमें लगता है पुलिस अच्छी लग रही है। मगर आज पुलिस जो फ्री स्टाइल में काम कर रही है, इसके पहले नहीं कर पाती। इसकी पहले कहीं भी पुलिस कोई कार्रवाई करने जाती थी, तुरंत उस सत्ता के 10 नेता के फोन आ जाते थे, नेता खड़े हो जाते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज पुलिस खुले मन से काम कर रही है, और इसीलिए आपको लग रहा है कि जो भी गिरोहबंद अपराधी है, वो देखिए क्या स्थिति है उनकी। आज ये 10-10-20 बंदूक लेके घूमने वाले लोग दिख ही नहीं रहे रास्ते पे। हमें तो अब नहीं दिखते, पहले दिखते जैसे जब सपा की सरकार थी तो हर गाड़ी में जिसमें सपा का झंडा लगा होता था उसमें 10-15 बंदूक वाले घूमते थे। आज हमको नहीं लगता कि भाजपा की गाड़ी में लगे झंडे में कोई 10-15 बंदूक वाले मिलते हो। और जिनके पास बंदूकें थी भी, वो भी हमें लगता है अंदर अंदर रख के अकेले घूमना शुरू हो गए। तो उनको लगा ये सरकार संरक्षण नहीं देगी, अगर हम फंसेंगे तो वही सजा हमारे लिए भी है जो दूसरे के लिए। अच्छा, देखिए, आपने कहा सत्ता की बात आपने कही जी, और देखने में भी आता है कि जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तो बहुत सारे आप ऐसे डिसीजन नहीं लेते जो आप विपक्ष में जब पहुंच जाते हैं तो आप उसकी मांग करते हैं जी। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में देखिए लगातार मूर्ति बनाने की बात चल रही है, परशुराम जी की बात चल रही है। तो क्या परशुराम भगवान तो सबके हैं, भाजपा के भी हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन ये जब आप सत्ता में नहीं होते तो आपकी मूर्ति बनाने वाली बातें सामने आती है, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं आप तो कहां चला जाता है मूर्ति प्रेम? क्या कहेंगे आप? देखिए, जिसे समाजवादी पार्टी ने परशुराम जी के बारे में कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, हम जगह जगह पे जाएंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? अगर समाजवादी पार्टी इतनी ब्राह्मणों की हित चिंतक होती जी, तो हमें लगता जो समाजवादी पार्टी आज 50 सीट के नीचे टहल रही उसकी स्थिति ना होती। अगर मायावती जी अपने सरकार में इतनी ब्राह्मणों की हित चिंतक होती तो इतना बड़ा समाज उनको क्यों झुठला देता? नहीं तो यही तो प्लानिंग नकार देता? नहीं तो प्लानिंग तो यही चल रही आगे की, ये तो प्लानिंग चल रही 2022 की 18 महीने बाद। 2017 के चुनाव में सारे दलों का सुपड़ा साफ हो गया। जिनको लगता था कि नहीं भाई फला हमारे साथ है, फला जात हमारे साथ है, तो मोदी जी के नेतृत्व के बाद उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति खत्म हो गई। पूरे देश में जातिवाद की राजनीति, कोई ऐसी जात नहीं जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट न दिया हो। कम और ज्यादा हो सकता है, मगर हम ये 100% कह सकते हैं कि कोई ऐसी जात नहीं है जिसने भाजपा को वोट न किया हो। तो इससे लोगों के जब लोगों को लगा कि अब यार हमारी तो कहीं जमीन ही नहीं बची जी, हमारी तो जमीन खिसक रही है, तो उन्होंने एक नया फंडा फिर उन्होंने खेला, उन्होंने एक जातिवाद की नई नर्सरी डालने का काम किया है। मगर हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का व्यापारी, उत्तर प्रदेश का मतदाता, उत्तर प्रदेश का किसान कोई जातिवाद में नहीं फंसेगा।
वो पुनः उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगा। नहीं तो आप ये बताइए मुझे कि 18 महीने बाद 2022 के चुनाव है विधानसभा के जी, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की तैयारी चल रही, जो विपक्ष के लोग तैयारी कर रहे हैं, मायावती भी साफ कह रहे हैं कि मायावती की सरकार मायावती की जो पार्टी है वो ब्राह्मणों के साथ है, समाजवादी पार्टी ने भी एक पूरा सिस्टम खोल रखा। अभी आप देखिए सुनाई पड़ा था कि किस तरह से वो अपना एक तरह से यात्रा भी चल रही है उनकी और मूर्ति लगाने वाली बात चल रही है। तो क्या है 2022 के चुनाव की तैयारी नहीं दिखाई पड़ रही है आपको कि उनको रिझाने का तरीका नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, तो आप भारतीय जनता पार्टी को पीछे हट रही है? प्रशांत भाई, ब्राह्मण समुदाय जो है ना जी, ये बड़ा बुद्धिमान समुदाय है। जी, ये भेड़ बकरी नहीं है कि चरवाने का चलो चलता चला जाएगा। ये सही समय पे सही जगह पे सही निर्णय लेता है। ये बोलता कुछ नहीं है, ये निर्णय बहुत सही समय पे लेता है जी। और आप देख लीजिए 1947 से लेके मैंने देश की आजादी से आज तक का राजनीतिक इतिहास आप देख लीजिए, ब्राह्मणों ने अगर मन बदला है तो सत्ता बदल दी है, इसको कोई रोक नहीं पाया। और ब्राह्मणों ने अगर मन नहीं बदला है तो लोगों ने लाख प्रयास किया है, बस सरकार बदल नहीं पाई है। आपने देखा है इसको, आप तो मीडिया से हैं, हमसे ज्यादा जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार बदली है जी, तो माहौल किसने बनाया? तो माहौल बनाने वाले लोग हैं भाई, वो समाज के हित चिंतक है। ब्राह्मण कभी सत्ता भोगी नहीं रहा है, ब्राह्मण कभी सत्ता में नहीं रहना चाहता, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा है। ब्राह्मण ने समाज का हित देखा है। ब्राह्मण ने देखा जहां समाज का हित, उसने अपने को उसी में समाहित कर लिया है। उसने कभी नहीं देखा मेरा हित कहां है। उसने कहा अगर समाज सुखी रहेगा तो हम तो सुखी है ना भाई, हम तो समाज का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं ना। वो मार्गदर्शन करते आए हैं, कभी चाणक्य के रूप में, कभी हर तरह अन्य महापुरुषों के रूप में। हाँ, बिल्कुल हमने समाज का मार्गदर्शन किया है। तो ये जो एक माहौल बना रहे हैं, इससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। और ब्राह्मणों को लगता है कि हमारा हित भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। देखिए बिल्कुल सामाजिक हित की जो भी बात करेगा, मतलब एक बहुत सरल बात है कि अगर सामाजिक हित की बात करते हैं, मतलब नहीं जातिवाद की बात करते हैं, तो पहले तो सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि आदमी को, जो सरकारें होती हैं उनका सबसे बड़ा धर्म यही कि सुरक्षा प्रदान करें, अन्न में अन्न हो, पेट में अन्न हो, भोजन हो, हर तरह की व्यवस्था हो। और मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो अपने आप में दिखाई पड़ रहा है। मैंने खुद देखा कि अब कोरोना काल में आप देख लीजिए, अगर इतनी बड़ी प्लानिंग ना होती तो प्रवासी मजदूर कैसे आ पाते उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि जो हमारे प्रदेश के छात्र बाहर हैं हम उनको लाएंगे, और उन्होंने बसों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनको मंगाया। आपने देखा हो उस समय बाकी प्रदेश में जहाँ गैर कांग्रेसी सरकार, गैर भाजपाई सरकार है, उन्होंने इसका विरोध भी किया कि नहीं इस पे एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई मैं मंगवा रहा हूँ, आप भी मंगवाओ। सही है। उन्होंने कहा भाई हमारे प्रदेश के जो भी माने प्रवासी मजदूर हैं या अन्य जन हैं बाहर, हम उनको लाऊंगा, हमारी जिम्मेदारी है। मैं उत्तर प्रदेश का मुखिया हूँ, 24 करोड़ लोगों ने हमें अपना नेता माना है, 24 करोड़ लोगों का मैं नेता हूँ, वोट दिया हो या ना दिया हो, मुखिया तो मुखिया होता है घर का ना। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुखिया की जो एक माने निष्पक्षता से जो निर्णय लेना चाहिए उन्होंने लिया। और योगी जी साफ सुथरे व्यक्ति हैं, साफ सुथरा निर्णय लेते हैं, वो बहुत लपट में बात नहीं करते, वो निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनका निर्णय दिखता है उत्तर प्रदेश में। पहले चीजें पड़ी रहती थी, अब तो आपको पता है कि अभी एक मामला था इसी कोविड से संबंधित, कहाँ के डीएम थे पश्चिम के, हमें लगता है नोएडा के रहे होंगे, याद नहीं आ रहा समय। उन्होंने कुछ किया, उनको जानकारी नहीं थी, शाम को मुख्यमंत्री जी ने पूछा, सुबह स्वयं पहुंच गए और दूसरे दिन वो वापस डीएम महोदय लखनऊ आ गए। बहुत बड़ा एक्शन लिया था उन्होंने, जाहिर सी बात है। नोएडा जिस तेजी से मुख्यमंत्री जी का जो नारा है कि भाई भ्रष्टाचार पे हम समझौता नहीं करेंगे, और तो भ्रष्टाचार पे समझौता नहीं हो रहा है, कहीं दिख नहीं रहा। अजय जी देखिए जाहिर सी बात है, अगर मुखिया आपका ईमानदार है और अगर सोचते हैं, अगर कुछ विकास के बारे में सोचते हैं, लोगों की समस्याओं को निपटाने के बारे में सोचते हैं, तो प्रयास कारगर साबित होता है और कहीं ना कहीं उसका जो है रिजल्ट भी जरूर दिखाई पड़ता है। देखिए प्रशांत भैया, जब हम अच्छे मन से काम करते हैं जी, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को तो दिक्कत होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक कौन लोग हैं समाज में, मतलब मैं समझना चाहता हूँ कैसे लोग हैं जो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर सरकारों में अपने को एक लाइजनर के रूप में सेट कर लिया, जिसकी सरकार आई वहां सेट हो गए, इस सरकार में नहीं सेट हो पा रहे, वही माहौल बना रहे घूम घूम के, उनकी अपनी दुकानें नहीं चल पा रही। अब आपको नहीं, आपको दिखता है कि थानों में कि नहीं, जब पहले होता था सपक्ष सरकार है, पक्षपक्ष सरकार है, थानेदार बाद में बैठता था, उसका नेता पहले दरवाजे बैठ जाता था कि भाई मेरी सरकार है, क्या होगा मुझसे पूछो। अब ऐसा लगता है कि कोई भाजपा का दिखता है आपको?
नहीं ठीक है, तो कष्ट हो रहा है ना उन लोगों को। जो इलाजनर थे, दलाल थे, इनको दिक्कत होगी, निश्चित रूप से होगी। मगर हम 2% की दिक्कत देखें कि हम 98% की सुविधा देखें, विषय ये आ गया। 98% लोग सुखी रहें, हम इसके लिए काम करें कि ये 2% जो हर सरकार में अपने तरीके से घुमाने वाले लोग हैं, ये दुखी रहे, हम उनकी चिंता करें। भाई इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। ठीक बात है। अच्छा अजय जी, मुझे बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से योजनाएं लेके आ रहे हैं, कई सारी योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत की योजना है, और अगर आप देखें तो कन्याधन की भी जो योजना है, आवासीय योजना चल रही, कैसे देखते हैं आप? कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, आपके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आपको जरूर कुछ ना कुछ बताते होंगे, कैसे देख रहे हैं आप? हमें लगता है हिंदुस्तान का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में प्रधानमंत्री योजना का लाभ ना पहुंचा हो। जी। चाहे जनधन खाते के रूप में, चाहे सुकन्या योजना के रूप में किसी ने अपनी बेटी का खाता खुलाया हो, चाहे शौचालय के रूप में, चाहे गैस सिलेंडर के रूप में, उज्ज्वला योजना के तहत, जी। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे किसान सम्मान निधि, चाहे प्रधानमंत्री बीमा योजना, मतलब ये मूलभूत बता रहा हूं आपको। चाहे ये जो गरीब लोगों का बीमा, ये जो स्वास्थ्य बीमा हो रहा था, उसके माध्यम से कोई ऐसी योजना नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में ना पहुंची हो। और लोगों को एहसास हुआ पहली बार। नहीं तो राजीव जी तो कहते थे, मैं तो बचपन में बहुत छोटा था, बाद में पढ़ा सुना, कहावत चलती कि 100 रुपए भेजता हूं तो 2 रुपए अमेठी आता है। मतलब अपने संसदीय क्षेत्र में 2 रुपए आता, कल्पना क्या होगी। आज अगर मोदी जी ने कहा कि भाई किसान को 500 रुपए हम उसके अकाउंट में डालेंगे, तो जब किसान के खाते में आता है तो पूरा 500 आता है, किसान अपने खाते से निकालता है तो पूरा 500 रुपए निकालता है। यही तो बदलाव है, यही बदलाव लोग देखना चाहते थे। ये बदलाव लोगों को देखने को मिला है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए 2017 के बाद जब 2019 का इलेक्शन आता है, सारी पार्टियां एक होती हैं, बड़ा माहौल बनाती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंका, समाजवादी पार्टी उसी 5 में रह जाती है। तो कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? इस 2018 महीने बाद चुनाव है, कहाँ देख रहे हैं आप अपनी पार्टी को? किस स्तर पर देख रहे हैं? क्या लग रहा है? मैंने जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो मैंने एक रैली में भी एक भाषण किया था, लखनऊ में भी भाषण किया था कि अब की बार 300 पार। तो लोग मुझसे कह रहे थे 2-2 दलों का गठबंधन है। हमने कहा दलों का गठबंधन है, दिलों का गठबंधन नहीं है। जनता के दिल में मोदी जी हैं। और वही हुआ, जब शुरू हुआ तो अमेठी से भी कांग्रेस साफ हो गई। कन्नौज से स्वयं अखिलेश जी अपनी पत्नी को न बचा पाए, अपने भाई धर्मेंद्र यादव को न बचा पाए, और सब साफ होते चले गए। और पूरे देश में सभी दलों का सुपड़ा साफ हुआ और मोदी जी 300 से ज्यादा लोगों सांसदों का बहुमत लेकर एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी जो स्थिति है वो अब की, हमें लगता है देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा बहुमत मिला था 325 सीटों का, और हमको लगता है 325 से 340 जरूर जाएगा, 324 नहीं होगा। क्योंकि जनता का प्यार है। वोटर, मतदाता के दिल में कौन बैठा है जी। नेताओं के दिल कुछ हो सकते हैं, मगर मतदाताओं के दिल में क्या है, ये बड़ा विषय है प्रशांत। तो मतदाताओं के दिल में योगी जी बैठे ना। आप जाइए गांव में पूछिए कि भाई ये योजना कौन लाया, तो क्या बोलता है मतदाता? बोलते हैं भैया योगी जी ने दिया है। भाई ये शौचालय किसने दिया? भैया मोदी जी ने दिया है। तो भैया वोट किसको दोगे? भैया जिसने दिया उसको देंगे। तो जब सब सुविधा मोदी जी योगी जी दे रहे हैं, तो भैया वोट कौन किसको देगा आप बताओ? आपको सब सुविधा जो दे रहा है उसी की तो प्रशंसा करेंगे आप जी, किसी दूसरे प्रशंसा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ मतदाता समझ रहा है कि बड़े मुश्किल से उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार से धीमे धीमे दूर होके जो योजनाएं ये अधिकारी लाल फीताशाही के बीच में फंसी रहती थी, आज हमारे पास पहुंच रही है। तो हम इसको क्यों जाने देंगे? पुनः वो योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाएगी। मतलब आपको लगता है कि 2022 में निश्चित रूप से? हमें नहीं लगता है, ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को लगता है। ये जो समाजवादी पार्टी बसपा के लोग हैं, ऊपर के लोग जो ऊपर चिल्ला रहे, नीचे वाले भी कहते हैं कि भैया ये सरकार सबसे अच्छी है, इस सरकार में सुकून से जी तो रहे हैं, इस सरकार में ये तो है कि शाम तक जो कमाएंगे अपने घर ले जाएंगे, कि ऐसा लोग सिलेंडर गिराते समय कोई गुंडा आवे होगा, लो हमारी वसूली हमको दे दो, इससे सुरक्षित है लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अजय जी, मुझे आप अपने सफर के बारे में बताइए, क्योंकि संवाद में हम लोग खुलकर बात करते हैं और मैं जानना चाहता हूं कि आपने जहां से शुरुआत की आज आप जिस मुकाम पे हैं,
कुछ बताइए मुझे उस बारे में। भैया मैं सन 2000 में भाजपा में आया था और मैं एक्सीडेंटल पार्टी में आया था। दिलचस्प कहानी फिर तो। मेरे पिताजी जनसंघ के कार्यकर्ता थे, मगर कुछ पारिवारिक ऐसी परिस्थितियां थी जी, आर्थिक परिस्थिति, बहुत दिन सक्रिय राजनीति में नहीं रहे और विचारधारा से पहले तो बहुत सक्रिय रहे, बाद में फिर ऐसी स्थितियां हुई, परिवार वगैरह पालना था तो फिर राजनीति से बैक हो गए, अपना व्यवसाय करने लगे। हमारी माता जी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका थी जी। तो मैं भैया 2020 में एक दुकान में बैठा करता था। हमारे मित्र हैं जो गुप्ता जी, उस समय युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष थे, मैं उनकी दुकान में बैठा करता था। तो हमसे उन्होंने कहा, मेरे पास एक अच्छी टीम थी नौजवानों की, तो हमसे कहा कि आप भाजपा में काम करोगे? हमने करेंगे, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे अपनी टीम का नगर उपाध्यक्ष बनाया था। उसके बाद फिर 1 साल बाद मेरे कामों को देख के पार्टी को लगा तो फिर मैं युवा मोर्चे का नगर अध्यक्ष बन गया, फिर मैं युवा मोर्चे का जिला महामंत्री बन गया, फिर मैं 2004 में, फिर 2007 में मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बन गया, फिर 2010 में मैं भाजपा का महामंत्री बन गया, फिर 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष बन गया। मैंने चुनाव हुआ था उस समय जी। और 47 में 38 वोट मुझे मिले थे। अच्छा। 47 में 38 वोट पा के मैं बहुत कम उम्र में 32 साल की उम्र में पार्टी का अध्यक्ष बना था। हमें लगता है हमसे कम उम्र में ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला और आज मैं जो कुछ हूँ पार्टी की बदौलत हूँ, पार्टी की देन हूँ। उसके बाद पार्टी ने हमें लखनऊ जैसे जिले में काम करने का अवसर दिया, लखनऊ प्रभारी बना दिया। फिर जब वहाँ पे मैं 2018 तक रहा, फिर 2018 में मुझे यहाँ रायबरेली लोकसभा चुनाव का संयोजक बना दिया, फिर यहाँ मैं चुनाव में रहा। फिर उसके बाद वहाँ पर एक उपचुनाव हुआ जैतपुर में, फिर वहाँ का संयोजक बना के भेज दिए। माने गोविंद नारायण जी वहाँ चुनाव संयोजक थे, उनके सहयोगी के रूप में वहाँ पे थे। अच्छा। फिर उसके बाद अब वर्तमान में राष्ट्रीय परिषद का प्रदेश परिषद का सदस्य हूँ और ये पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं इसका मुझे प्रभारी बनाया पार्टी ने। तो पार्टी आज मैं जो कुछ हूँ पार्टी की देन हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप ग्राउंड जीरो पर मेहनत करें और पंचायत चुनाव की आपने बात कही तो उसमें भी आप देखिए क्या कर सकते हैं बेहतर। बहुत बहुत अजय जी आपको शुभकामनाएं मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने चैनल में हमको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आपको, आपकी टीम को धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे अजय त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। उन्होंने बेबाकी से हमसे बातचीत की, उन्होंने कानून व्यवस्था पर बात की और उन्होंने जिस तरह से बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही, काम कर रही, वो काबिल तारीफ है। अजय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद में फिर होगी अभी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, मास्क जरूर लगाइए, बाजारों में कम जाइए और भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन को जरूर फॉलो करिए। नमस्कार।